हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू एडुटैप। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए जो है एफसीआई का जो एग्जाम है AG3 का, उसके लिए हम आपके लिए जो है वो हर हफ्ते न्यू सब्जेक्ट्स न्यू टॉपिक्स के ऊपर जो है वो आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। वैसे ही आज हिस्ट्री की जो है वो वीडियो रहेगी और हिस्ट्री का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वैदिक पीरियड। अब देखिए, वैदिक पीरियड जो है वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो इसका आज हम फर्स्ट पार्ट के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगेन हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे 10 उनको डिस्कस करेंगे एज अ सेकंड पार्ट। तो ये सारा जो है वो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ही रहेगा, एग्जाम से रिलेटेड ही रहेगा, जिस तरह के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में इसी के साथ जो है वो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हम जब क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ, तो आपका क्वेश्चन भी जो है, यानी कि जो आपका सिलेबस है वो भी क्वेश्चन में जो है वो फ्रेम होकर वो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा साइड बाय साइड। तो गाइज, वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सेशन, कोई भी लेक्चर, कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, तो आप हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर एक सेशन का, हर एक लेक्चर का PDF आप तक पहुंचे, तो आप इसके लिए आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस गिवन नंबर पर कॉल जो है वो कर सकते हैं। क्लियर गाइस? चलिए, अब देखिए, ये जो आपको पता है कि जो फ्री यूट्यूब सीरीज का जो ये शेड्यूल है ना, आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे यानी कि 5 डेज अ वीक जो है ये चलता है। ठीक है, और हर रोज आपको दोपहर 2 बजे जो है वो ये नई वीडियोस आपको मिलती हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स की डेली आपको जो है वो ये हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो गाइज, आज वैसी अनदर इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो कि वैदिक पीरियड से रिलेटेड है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली वैदिक सोसाइटी कम्स फ्रॉम। यानी कि जो प्राइमरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का अर्ली वैदिक सोसाइटी का, वो कहां से जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें जो प्राइमरी सोर्स है हमारा इंफॉर्मेशन का, ठीक है, अर्ली वैदिक सोसाइटी का, तो हमें कहां से मिलता है। हमें हमारे पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस जो है वो गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो क्लियर और कौन सा जो है वो सबसे परफेक्ट इसका एग्जाम्पल रहेगा कि कहां से जो है वो हमें इसका सोर्स, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा रहता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो हमारा ऑप्शन ए है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। ऑप्शन बी की बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ऑप्शन सी की बात करें तो जैन स्क्रिप्चर्स। ऑप्शन डी की बात करें तो ऋग्वेदा। ऑप्शन ई की बात करें तो अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो ये जो है वो आपका रहता है, यानी कि यहाँ पे आपके 5 ऑप्शंस रहेंगे। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तब देखिए, ये आपके पास 5 ऑप्शंस दिए, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे हमें वैदिक सोसाइटी का पता चलता है। ठीक है, जहां से हमारी वैदिक सोसाइटी आती है। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका ऋग्वेदा जो है सबसे परफेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, जहां से हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन पता चलती है वैदिक सोसाइटी के बारे में, जहां से वैदिक सोसाइटी जो है वो आती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जो ऋग्वेदा है ये एक ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, it is one of the oldest and most significant source of information है that about the early Vedic society offering insights into their social, religious and political life। ठीक है, कि जो ऋग्वेदा है ये इतना पुराना और इतना सिग्निफिकेंट सोर्स इंफॉर्मेशन का दैट अबाउट द अर्ली वैदिक सोसाइटी की, जो भी अर्ली वैदिक सोसाइटी थी उसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनकी इंसाइट्स, जो उनकी सोशल और रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइफ थी, उनके बारे में जो है वो हमें बताता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी इसमें रहती हैं। क्लियर गाइस? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटीज इज कंसीडर्ड द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द अर्ली वैदिक पीरियड। कि कौन सी ऐसे देवता हैं, देवी देवता हैं, जिनको जो है सबसे प्रोमिनेंट कंसीडर किया गया है अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे। तो ये आपने बताना है कि कौन सा जो है वो आपका आंसर सही रहेगा। चलिए, देखिए, अब अगर हम इसके बारे में बात करें, इनके ऑप्शंस के बारे में बात करें कि कौन सा देवी देवता, कौन सी डेटी है जिनको अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो है वो कंसीडर किया गया, तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो आपका ऑप्शन ए है इंद्र। ऑप्शन बी है शिवा। ऑप्शन सी है विष्णु। ऑप्शन डी है ब्रह्मा और ऑप्शन ई है सरस्वती। तो ये देखिए, 5 आपको ऑप्शन दिए हैं, आपने बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन से ऐसे देवी देवता है जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थे अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे। अब अगर हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंद्रदेव। तो इंद्रदेव जो थे वो सबसे प्रोमिनेंट डेटीज हैं जो कि अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम में थे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, इंद्र जो है
मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी है ऋग्वेदिक पीरियड के, दैट रिवर्ड एज द गॉड ऑफ रेन, जिनको मतलब वर्षा का देव भी कहा गया है, उनके देवता कहा गया है, कि जो वर्षा यानी कि बारिश के जो देव हैं, यानी कि थंडर हो गया एंड वॉर हो गया, ठीक है। दैट ऑफन इन्वोक्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द आर्यन ट्राइब्स, और जिनको ऐसा कहा गया है कि ये जो आर्यन ट्राइब्स हैं उनके एज अ प्रोटेक्टर भी जो है वो माने गए हैं इंद्रदेव, ठीक है। तो यहाँ पे इंद्रदेव जी को जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटी माना गया है ऋग्वेदिक पीरियड का, यानी कि सबसे प्रोमिनेंट डेटी जो है देवी देवता जो है इंद्रदेव जो है वो उस समय के थे, ठीक है। और इनको एज अ प्रोटेक्टर ऑफ आर्यन ट्राइब्स भी कहा गया है। क्लियर गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टर्म वाज यूज्ड टू रेफर टू द ट्राइबल चीफ और रूरल ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, कि कौन सी टर्म जो है वो यूज की जाती है या रेफर की जाती है टू द ट्राइबल चीफ, ठीक है, जो कि ट्राइबल्स का जो चीफ होता है उसके लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि रूलर के लिए ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे, ठीक है। कि जितना भी अगर हम वैदिक पीरियड के टाइम की बात करें, ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम की बात करें, तो उस टाइम जो ट्राइबल चीफ था उसको हम क्या बोलते थे, ठीक है। राजा, जैसे आपको पता है कि राजा होता है ना, तो राजा रूलर है, एक राजा है, महाराजा है। तो वैसे ही ऋग्वेदिक पीरियड में जो वो ट्राइबल का चीफ होता था उसको क्या कहा करते थे, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो सम्राट, ऑप्शन बी की बात करें तो राजन, ऑप्शन सी की बात करें तो महाजन, ऑप्शन डी की बात करें तो सेनापति, ऑप्शन ई की बात करें तो पुरोहित। तो यहाँ आपके पास 5 ऑप्शंस गिवन है, आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो कि ट्राइबल चीफ को एज अ मतलब ट्राइबल चीफ जो है उसको रेफर किया जाता है ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे। तो सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजन। तो राजन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कि राजन वो पर्सन था, वो था जिसको, जो कि एक्ट करता था एज एन ट्राइबल चीफ ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अगर हम एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो राजन जो था दैट वाज द ट्राइबल चीफ और रूलर इन द वैदिक पीरियड, ठीक है। वैदिक पीरियड के टाइम पे जो है एक रूलर या ट्राइबल चीफ जो है वो उसको डिनोट किया जाता था, दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्राइब, ठीक है, कि जो अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो दृढ़ है, रिस्पॉन्सिबल है, उसका जिम्मेवार है। दैट ऑफन कंडक्टिंग वॉर्स, जो वॉर्स कंडक्ट कर सकता है अगर उसको अपनी ट्राइब को रिलेटेड जो है वो खतरा दिखता है। एंड ऑल्सो परफॉर्मिंग रिचुअल्स विद हेल्प ऑफ प्रीस्ट, यानी कि जो पुरोहित है, पंडित है, उसकी हेल्प लेकर जो है, उसकी हेल्प से जो है वो कुछ रिचुअल्स जो होते हैं जो ट्राइबल्स के, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स के, तो वो भी जो है वो उसको परफॉर्म करने पड़ते थे। तो ये सारी जो है वो चीजें ट्राइबल चीफ करता था, और ट्राइबल चीफ जो था वो कौन था, राजन, ठीक है। राजन से जो है वो उसको डिनोट किया जाता था, यानी कि उसको जो है वो राजन कहा जाता था, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपके एग्जाम में जो है वो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, अलग अलग एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए रहेगा। क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल डिविजन्स वाज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ण सिस्टम इन द अर्ली वैदिक पीरियड, कि कौन सी ऐसी सोशल डिवीजन जो है वो पार्ट नहीं है, किसका, वर्ण सिस्टम का पार्ट जो है वो नहीं है इन द अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सी ऐसी जो है वो 5 इन ऑप्शंस में से करेक्ट हैं जो कि वर्ण सिस्टम का पार्ट नहीं थे। कौन सी ऐसी सोशल डिवीजन है, जैसे देखिए ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियज हैं, वैश्यज हैं, शूद्रज हैं और अनटचेबल्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन जो है वो गिवन है, आपने बताना है कि कौन सी ऐसी सोशल डिवीजन है जो कि वर्ण सिस्टम का पार्ट नहीं है अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें आंसर की, अगर हम इसके आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि अनटचेबल्स। कि जो अनटचेबल्स हैं वो वर्ण सिस्टम का पार्ट नहीं थे। ये ऐसे लोग, ऐसी सोशल डिवीजन है जो कि वर्ण सिस्टम के पार्ट नहीं थे अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, क्योंकि जो कंसेप्ट ऐसा कहा जाता है, देखो जो अनटचेबल्स का है, दैट डिड नॉट एग्जिस्ट इन द अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड की टाइम की बात करें तो अनटचेबल्स जैसा कोई कंसेप्ट आपका था ही नहीं, ठीक है। द फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम, जो कि वर्ण सिस्टम में कौन से ऐसे 4 लोग, 4 डिविजन्स जो है वो आती हैं, तो वो एक है ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्यज एंड शूद्रज, ठीक है। दैट emerged लेटर एंड बिकम मोर रिजिड इन द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। कि बाद में जो है वो मतलब लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में सबसे ज्यादा रिजिड जो है वो ये हो गया। और अभी भी देखो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है क्षत्रिय यानी कि राजपूत हो गए, ठीक है, शूद्रज यानी कि जो आपके लोअर कास्ट के लोग हो गए, ब्राह्मण्स आपके जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, तो ये सारे जो है वो उसी टाइम से यानी कि वैदिक पीरियड के टाइम से ही जो है ये कंसेप्ट आपका चलता आ रहा है। लेकिन उस टाइम जो है आपका अनटचेबल्स जैसा कोई भी कंसेप्ट जो है वो नहीं
था, यानी कि अनटचेबल्स जैसा कुछ भी नहीं वहां पे उस टाइम डिनोटेड था। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो अनटचेबल्स हैं वो जो है वहां पे नहीं है। तो इसलिए जो अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम में बात करें तो वर्ण सिस्टम का पार्ट अनटचेबल्स नहीं थे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि इन द लेटर वैदिक पीरियड द पॉलिटिकल पावर शिफ्टेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट पंजाब टू विच रीजन। कि यानी कि अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो जो पॉलिटिकल पावर थी, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि पंजाब रीजन से जो है वो कौन सी रीजन की साइड जो है वो शिफ्ट कर दी गई थी। ठीक है, कि पहले जो है वो आपकी जो पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में हुआ करती थी, पंजाब वाला जो एरिया है वहां पे हुआ करती थी। लेकिन बाद में जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में उसको शिफ्ट कर दिया गया, उस पॉलिटिकल पावर को जो है वो कौन से रीजन पे शिफ्ट कर दिया गया वो आपने बताना है। तब अगर हम इसके आंसर की बात करें या पहले हम अगर ऑप्शंस की बात करें तो इसके देखिए 5 ऑप्शन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है गंगेटिक प्लेन्स, ऑप्शन डी है डेक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन ई है सदर्न इंडिया। ये आपके 5 गिवन ऑप्शन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो जो पहले देखिए जो अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो जो पॉलिटिकल पावर्स थी वो पंजाब वाले रीजन में थी, यानी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में थी। लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया गैंगेटिक प्लेन्स वाले रीजन में, जो गंगा के प्लेन्स के आसपास वाले जो रीजन है वहां पे जो है वो पॉलिटिकल पावर को शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि देखिए लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, जो आर्यंस है दैट एक्सपेंडेड ईस्टवर्ड, कि लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे जो आर्यंस थे वो ईस्ट वर्ड वाली साइड जो है वो एक्सपैंड कर गए थे, यानी कि गैंगेटिक प्लेन्स की साइड में, दैट लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावरफुल किंगडम्स। ठीक है, कि उस साइड जो है उन्होंने अपने पावरफुल किंगडम्स, अपने पावरफुल साम्राज्य जो है वो खड़े किए, एस्टेब्लिश किए, एंड अ मोर कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो भी उन्होंने वहीं पे जो है वो खड़ा किया था। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि पहले जो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड हुआ करता था वो फिर ईस्ट वर्ड वाली साइड में शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जो आर्यंस थे वो साइड एक्सपैंड कर गए, गैंगेटिक प्लेन्स वाली साइड में एक्सपैंड कर गए। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने उस साइड में काफी बड़े किंगडम्स जो है वो एस्टेब्लिश किए। तो इसलिए वहां पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वहां पे एक नया फ्रेम किया गया और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया। क्लियर गाइस? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है which of the following sacrificial rituals became prominent during the later Vedic period associated with the rise of kingship and power। कौन सा ऐसा sacrificial ritual है, ठीक है, that became prominent, जो कि एक काफी prominent जो है वो ritual बनता है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड के टाइम, यानी कि जो लेटर वैदिक पीरियड है उस टाइम की बात की गई है, और ये एसोसिएटेड है विद द राइज ऑफ किंगशिप एंड पावर। कि जो कि किससे एसोसिएटेड है, ये किंगशिप और पावर जब आपकी राइज हुई तो उससे जो है वो आपका ये एसोसिएटेड है। क्लियर? अब देखिए ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा सैक्रिफिशियल रिचुअल है जो कि ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका राजसूया, ऑप्शन बी है आपका वजापेया, ऑप्शन सी है आपका अश्वमेधा, ऑप्शन डी है आपका सतरस, ऑप्शन ई है आपका सोमा सेक्रीफाइस। तो कौन सा ऐसा सेक्रीफिशियल रिचुअल है जो कि प्रोमिनेंट था लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। तो अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अश्वमेधा। तो अश्वमेधा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो कि एक सेक्रीफिशियल रिचुअल था जो कि लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था। ठीक है, और ये किससे एसोसिएट करता है, ये एसोसिएट करता है पावर से। ठीक है, साम्राज्य से, पावर, किंगशिप, राज से। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें तो देखिए अश्वमेधा का मतलब या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे सिग्निफिकेंट रिचुअल था लेटर वैदिक पीरियड का, जो कि क्या सिंबलाइज करता था, पावर एंड सवर्निटी ऑफ किंग्स ओवर वास्ट टेरिटरीज। जो उनकी बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, टेरिटरीज हुआ करती थी, तो वहां पे जो उनकी पावर और सवर्निटी थी राजाओं की, महाराजाओं की, वो सिंबलाइज करती थी हॉर्स सेक्रीफाइस, यानी कि अश्वमेधा। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट रिचुअल जो था वो लेटर वैदिक पीरियड का बन चुका था। क्लियर? तो ये सबने जो है वो याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ये आपका रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्लियर? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है Which of the following text contains detailed description of social and religious life during the later Vedic period। कि कौन सा टेक्स्ट जो है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कंटेन करता है किससे रिलेटेड,
जो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम के लोग थे, जो जिंदगियां थी, उनके सोशल एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में। तो कौन सा टेक्स्ट है ऐसा? अब हम ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए है ऋग्वेदा, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद, ऑप्शन ई है ब्राह्मण्स। तो ये आपके 5 ऑप्शंस दिए हैं, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और ये सिग्निफाई करता है, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें बताता है कि लेटर वैदिक पीरियड के टाइम के जो लोग थे उनकी सोशल और रिलीजियस लाइफ किस तरह की हुआ करती थी और कैसी हुआ करती थी। ठीक है, तो आपने बताना कि कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ई यानी कि ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए जो ब्राह्मण्स हैं दैट आर प्रोज टेक्स्ट, जो कि क्या एक्सप्लेन करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं ये रिचुअल्स को, सेरेमनीज को एंड सेक्रीफाइस ऑफ द वैदिक पीरियड। ठीक है, कि ये ब्राह्मणास क्या है? एक प्रोज टेक्स्ट है जो कि रिचुअल्स को एक्सप्लेन करता है, जो सेरेमनीज होती है उसको एक्सप्लेन करता है, जो भी सेक्रीफाइस था वैदिक पीरियड में वो जो है वो आपका यहाँ पे सिग्निफाई करता है। और ये क्या करता है? इट ऑल्सो प्रोवाइडिंग डिटेल अबाउट द सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द टाइम। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम रिचुअल्स या सेरेमनीज की बात करते हैं तो ये सिग्निफाई करता है जो भी आपकी सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस हुआ करती थी उस टाइम पे, उन सबको। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो आपकी डिटेल में ब्राह्मणास के थ्रू जो है वो हमें पता चलता है। क्लियर? तो ऑप्शन ई जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच रिवर इज मेंशन्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द ऋग्वेद? कि कौन सी रिवर जो है मेंशन की गई है काफी बार, जिसका चर्चा किया गया है ऋग्वेद में, और एक सेंट्रल रोल प्ले करता है अर्ली वैदिक ज्योग्राफी में। ठीक है, कि जो क्या करता है आपका एक सेंट्रल रोल जो है वो प्ले करता है अर्ली वैदिक ज्योग्राफी में। ठीक है, तो कौन सी ऐसी नदी है जो कि ऋग्वेद में जिसका काफी बार जिक्र किया गया है? अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है सरस्वती, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है सिंधु, ऑप्शन ई है गोदावरी। ठीक है, तो ये आपके पास 5 ऑप्शन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो कौन सी नदी है जो कि काफी बार मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है मेंशन की गई है ऋग्वेद में और एक सेंट्रल रोल प्ले करती है वैदिक ज्योग्राफी में? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंधु। ठीक है, सिंधु, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसपे हुई थी। ठीक है, तो ये सिंधु नदी है जो कि काफी बार जिसकी चर्चा की गई है ऋग्वेद में और एक सेंट्रल रोल जो है वो प्ले करती है वैदिक ज्योग्राफी में। क्लियर? अब देखिए ये जो सिंधु यानी कि इंडस रिवर है, ठीक है, काफी बार इसको ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, दैट सिग्निफाइंग इट्स इंपॉर्टेंस टू द अर्ली वैदिक आर्यंस। जो कि क्या सिग्निफाई करता है? अपनी इंपॉर्टेंस सिग्निफाई करता है जो भी अर्ली वैदिक आर्यंस थे उनके रिगार्डिंग। और ये जो है वो आपका एक सेंट्रल पार्ट भी था, एक सेंट्रल रोल जिसने प्ले किया है ज्योग्राफी में। ठीक है, और लाइवलीहुड ऑफ दैट पीपल, ठीक है, उन लोगों की लाइवलीहुड के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, और जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो आपकी सिंधु नदी जो है वो आपकी सिग्निफाई करती है और काफी बार इसका जो है वो मेंशन इसलिए ऋग्वेद में किया गया है। क्लियर गाइस? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका मतलब आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वैदिक पीरियड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वैदिक टेक्स्ट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद म्यूजिकल हिम्स एंड इज रेफर्ड टू एज द वेदा ऑफ चैंट्स? ठीक है, कि कौन सा ऐसा वैदिक टेक्स्ट है जो कि कंसर्न करता है म्यूजिकल हिम्स एंड रेफर किया जाता है उसको एज अ वेद ऑफ चैंट्स? ठीक है, कि वेद ऑफ चैंट्स से जिसको रेफर किया जाता है वैसा कौन सा वैदिक टेक्स्ट है? तो अगर हम बात करें आपके ऑप्शंस की, आपके पास 5 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन बी है आपका यजुर्वेद, ऑप्शन सी है आपका सामवेद, ऑप्शन डी है आपका अथर्ववेद, ऑप्शन ई है आपका ब्राह्मणास। तो ये आपके पास जो है वो 5 ऑप्शन गिवन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। अब अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, सही ऑप्शन की, किसको वेद ऑफ चैंट्स जो है वो रेफर किया गया है, तो वो है ऑप्शन सी यानी कि सामवेद।
तो सामवेद यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो सामवेद है इसको और क्या कहा जाता है, वेद ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है, जो किस पे फोकस करता है, म्यूजिकल एस्पेक्ट पे फोकस करता है ऑफ हेमन्स एंड दैट वर संग ड्यूरिंग रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, कि ये जो सामवेद है जिसको वेद ऑफ चैंट्स कहा जाता है, ये ऐसे म्यूजिकल एस्पेक्ट पे जो है वो फोकस करता है जिसको गाया जाता है कोई भी रिलीजियस रिचुअल्स के टाइम पर। जो भी आप रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करते हैं उस टाइम पे जो गाया जाता है, म्यूजिकल एस्पेक्ट वहां पे फॉलो किया जाता है, दैट इज सामवेद। ठीक है, तो ये जो है आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वेद ऑफ चैंट्स जो है वो किसको कहा जाता है, कौन से ऐसे वेद को जो है वो वेदा ऑफ चैंट्स कहा जाता है। क्लियर? अब ये देखिए, ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो काफी इस तरह से टिपिकल टाइप घुमा फिरा के जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने जो है इसको अच्छे से जो है वो पढ़ना है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड कंपेयर टू द अर्ली वैदिक पीरियड, कि कौन सी ऐसी चेंजेस हैं दैट अकर्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड एज कंपेयर टू द अर्ली वैदिक पीरियड, की जो आपने बतानी है कि वो चेंजेस जो कि पहले अर्ली वैदिक पीरियड में थी और फिर बाद में मतलब लेटर वैदिक पीरियड में नहीं थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं थी लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वो आपको देखने को मिली। तो वो चेंजेस जो लेटर वैदिक पीरियड में हुई हैं एज कंपेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड, उन चीजों के बारे में जो है वो आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सी ऐसी चेंजेस है जो कि आपको देखने को मिली हैं। ऑप्शन ए की अगर हम आपकी बात करें तो ऑप्शन ए है पेस्टोलिज्म रिप्लेस्ड बाय सेटल्ड एग्रीकल्चर। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो डिक्रीज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स। ऑप्शन सी की बात करें तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल पावर। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स। ऑप्शन ई की बात करें तो एमरजेंस ऑफ बुद्धिज्म। तो ये आपके 5 ऑप्शंस दिए हैं, आपने बताना है कि कौन सी ऐसी चेंजेस जो है वो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में आपको देखने को मिली है। तो अगर हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पेस्टोलिज्म थी दैट रिप्लेस्ड बाय सेटल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, जो पेस्टोलिज्म वाला चीज थी उसको सेटल्ड एग्रीकल्चर से जो है रिप्लेस किया गया। अब अगर हम इसके बारे में जाने कि देखिए होता क्या था कि लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में क्या हुआ कि देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम अ पेस्टोरल इकोनॉमी। ठीक है, कि पेस्टोरल इकोनॉमी से जो है वो शिफ्ट होकर एक सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ आए, यानी कि स्पेशली अगर हम बात करें तो गैंगेटिक प्लेन्स की टाइम में, जहां पे मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटल स्ट्रक्चर्स जो है वो जिसकी वजह से बने हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो पेस्टल इकोनॉमी से सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, स्पेशली कहाँ पे, कई बार लोकेशन पूछी जाती है तो गैंगेटिक प्लेन्स आपने याद रखना है। ठीक है, दैट लीड टू मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटल स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके बने हैं। तो ये जो एक मेन चीज है, जो एक मेन डिफरेंस है लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड का, ये जरूर जो है वो आपने याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जो आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और यही 10 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन आपके एफसीआई के ही एग्जाम के प्रीवियस ईयर की तरह जो है वो हमने यहाँ पे आपके साथ फ्रेम किए हैं। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और काफी चीजें आज हमने जो है वो डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो आपका वैदिक पीरियड 2 यानी कि वैदिक पीरियड के ही बारे में कुछ और क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको लेकर आऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और जिससे आपका सिलेबस भी जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। तो इसी तरह से हम टॉपिक वाइज जो है हम एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर, एक फाइंड स्ट्रक्चर से जो है हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो करेंगे, और अपना सिलेबस भी इस तरह से कंप्लीट होगा, और हम अपने क्वेश्चंस को भी जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्लियर गाइस? बाकी आप चाहते हैं आपका कोई भी सेशन मिस ना हो तो आप हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। साथ में आप चाहते हैं कि आपको हर एक इसकी सेशन की जो है वो पीडीएफ दी जाए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी क्वेरी को जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा। क्लियर गाइस? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।